ठेस ठेस इस लेसन को लिखने वाले लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। इस लेसन में हम लोग सिरचन एक कारीगर होता है और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इस कारीगर को मेजॉरिटी ये बहुत ही अच्छी कारीगरी करता है। बहुत सारे लोग इसको पहले बुलाया करते थे, लेकिन फ़िलहाल इन दिनों इसको कोई वैसा बुलाता नहीं है। एक्चुअली में स्टोरी में ये होता है कि ठेस लगती है सिरचन को, तो क्या चीज़ है, किस बारे में है, तो आइए डिस्कस करते हैं। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते थे, बिकॉज़ कि वो समझते थे कि उसको बुलाना बेकार है, बिकॉज़ कि वो उसे बेकार समझते थे और इसीलिए मजदूरी में भी कोई उसे बुलाना नहीं चाहता था। और इसी तरीके से क्योंकि वो लोग सोचते थे कि सिरचन आएगा, फिर वो करेगा, धीरे धीरे काम होगा, तब तक मतलब कि मुफ्त की मजदूरी दो, ऐसा उनका मानना था। आज सिरचन को मुफ्तखोर और कामचोर या चटोर हर कोई कहता है, हर कोई कह ले, लेकिन एक समय था जब सिरचन को मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी, मतलब कि बहुत सारे लोग बुलाते थे, काम होता था उसका उसकी कारीगरी बहुत मशहूर थी। तो बहुत कुछ टाइम ऐसा था, एक दिन का समय निकाल कर चलो, ऐसे बहुत सारे लोग कहते थे। लेकिन मुझे ऑथर कहते हैं कि मुझे याद है कि मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती तो मैं पहले पूछ लेता कि भोग क्या क्या लगेगा। मतलब कि सिरचन खाने पीने का बहुत पसंद करता, तो उसको कोई भी खाना पीना दे के अच्छा उसे काम करवा लेता था। तो इसलिए ये अपनी माँ को हमेशा पूछते थे। तो उसकी माँ कहती थी कि जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। तो ऐसे पड़ोस के एक पंचानंद चौधरी थे और उनके चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। कैसे? तो क्या हुआ कि तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती हैं। तो तुम्हारी भाभी ने कहा से बनाना सीखी, इस तरीके से कह के उसको बेपानी कर दिया था एक बार सिरचन ने। तो एक्चुअली में ऐसा क्यों किया था उसने, तो इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले हमेशा ऑथर अपनी माँ से पूछते थे कि सिरचन के तो बुला रहे हैं, पर तो इसीलिए खाने वाने का वो पूछता रहता था। तो सिरचन एक बार उसकी माँ ने कहा कि आओ सिरचन, और आज मैंने नीनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई, और घी खखोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। तो इस तरीके से मतलब कि वो दही वगैरह ऐसे बना रही थी, तो नैना रहता है वो बनाया उसने। फिर बड़ी बेटी से ससुराल से संवाद आया, उसकी ननद रूठ गई, उसको मोती की शीतल पार्टी के लिए, तो शीतल पार्टी के लिए बोला जाता है कि बना देना। तो सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता हुआ बोलता है, घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी नहीं मिलती, कहाँ मिलती है छुट्टी, ऐसे बोलता है सिरचन। सिरचन जाति से ही एक कारीगर है और घंटों बैठ के वो अपने काम में बहुत मगन रहता है और बहुत अच्छे से काम करके देता है। एक एक मोती पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता है और फिर कुच्चियों को रेंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त हो जाता है उसका। तो काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा अगर कोई डिस्टर्ब उसको कर देता है तो फिर वो सांप की तरह फुफकारने लगता है, ये उसकी खासियत थी। तो फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए ऐसा वो डायरेक्ट बोल देता था। और सिरचन मुँहजोर है, कामचोर नहीं है, लेकिन लोग उसे ऐसा समझते हैं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर वो है सिरचन। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त करता। मतलब बात में अगर कोई कुछ भी उल्टा फुल्टा कर दिया तो वो बर्दाश्त नहीं करता था। और सिरचन को लोग चटोर भी समझते थे। तली बघारी जो हुई तरकारी, दही, कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, फिर बाद में सिरचन को बुलाओ। दूध दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई ख़त्म।
काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब कपाली दर्द से माथा टनटनाना रहा। तो इसीलिए सिरचन को जब बुलाते हैं तो, और अगर सिरचन उठ गया काम करने से तो बोलेगा फिर कभी, मतलब वो कभी काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से रहती है। अब सिरचन को यहाँ पे बुलाया गया था मोती घास और पटेरी की रंगीन शीतल पार्टी बनाने के लिए। बांस की तिलियों की झिलमिलाती चिक और सतरंगे डोर के मोढ़े भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इस तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता था, और वो काम सिर्फ सिरचन ही कर सकता था। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझा जाता है। लोग बेकार का काम समझते हैं और लोग समझते हैं कि अनाज और पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने के बाद एक आध पुराना अधूराना कपड़ा दे दो और विदा करो। तो बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं, लेकिन ऐसा काम सिर्फ सिरचन ही कर सकता था। कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं है। सिरचन को बुलाने वाले जानते थे कि सिरचन बात करने में भी कारगर है, मतलब कि वो तुरंत मुंह पे बोल देता था। तो ऐसे ही यहाँ पे हुआ कि इस बार ऑथर की छोटी बहन वो पहली बार अपने ससुराल जा रही थी और दूल्हे ने पहली ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी थी कि मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आए। कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियाँ के बिना आएगी मानू तो। भाभी ने हंसकर कहा कि बेरंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया गया था। अब सिरचन ऑथर के घर आया था और ऑथर की माँ ने सिरचन को कहा था कि देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। तो सिरचन रेडी था काम करने के लिए। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया और रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है, क्योंकि उसे सिरचन बना रहा है। तब तक ऑथर की जो मझली भाभी थी, मझली भाभी से नहीं रहा गया और वो मझली भाभी पर्दे के आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती थी कि मोहर छाप वाली धोती देने से अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। मतलब उसकी भाभी को लग रहा था कि जो मोहर वाली अगर धोती देंगे तब ये अच्छा काम करता है। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अपने भाई को भी बोल देती कि वो भी ऐसी से करवाए मोहर देने से। लेकिन काम में व्यस्त सिरचन के कानों में ये बात चली गई। उसने सुन लिया तो वो बोला कि ऐसी बात नहीं है, तो उनकी छोटी बेटी की मनु दीदी की शादी है। इस मनु दीदी का दूल्हा भी अफसर है, इसलिए मैं उसका काम ये इस तरीके से करके दे रहा हूँ, ऐसा बोलती है। तो मझली भाभी का मुँह लटक जाता है और फिर वो अंदर जाती है और फिर उसकी चाची बोलती है उसकी भाभी को कि किससे बात करती है बहू, मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू, इस तरीके से। और फिर बेटी की विदाई के समय रोज़ मिठाई को खाने को तो मिलेगा ना उसे, देखती है ना, ऐसे बोलते हैं वो लोग आपस में। जब आपस में बोलते हैं इस तरीके से, सिरचन काम कर रहा था तो उसके कलेवे के लिए, नाश्ते के लिए उसकी माँ ने बोला नाश्ता दे दो। तो उसकी जो मझली भाभी होती है ऑथर की, तो वो सिर्फ चिवड़ा और गुड़ी लेके जाती है, मिठाई है, बूंदी वगैरह कुछ दिया नहीं। तो फिर सिरचन के मुंह में चिवड़ा सिरचन ने लिया उसको और खाया। तो फिर जैसे ही ऑथर ने देखा तो ऑथर ने बोला सिरचन को आज मीठा वगैरह कुछ नहीं दिया। तो उसकी माँ ने बोला कि बूंदी दे दे उसको, सिरचन को। तो फिर भाभी का मन नहीं रहता है, भाभी जाती है और फिर बूंदी भी देती है। तब तक सिरचन पानी पीकर कहता है कि मछली बहू रानी, आपके मैके में से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती हैं क्या?
इस तरीके से वो बोलता है। तो मछली भाभी कमरे में गई और रोने लगी और चाची ने माँ के पास जाकर कहा, ऑथर की चाची ने माँ के पास जाके कहती है कि मुंह में लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी के नैहर ससुराल की बात कोई क्यों करेगा वो। फिर मछली भाभी माँ को, मतलब ऑथर की माँ की बहुत दुलारी बहू रहती है, तो माँ तम कर बाहर आई और सिरचन को बोलने लगी, तिनतिना कर पूरा बाहर आई और सिरचन को कहती है कि सिरचन देखो, कोई भी काम रहेगा मुझे बोलो, बहुओं से मुंह लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर सिरचन को भी थोड़ा गुस्सा आता है और फिर वो कोई जवाब नहीं देता है, बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगता है। तो मानू और पान सजाकर बाहर जो मानू रहती है वो छोटी ऑथर की बहन रहती है जिसकी, तो वो पान का लेके जाती है, पान सजा के, तो जाते वक्त सिरचन को भी मुंह पे डाल देती है पान के, सिरचन दादा आप भी खा लो करके। तो सिरचन भी खा लेता है पान और अपना काम करने लगता है। तो सिरचन मुस्कुराकर पान का बीड़ा लेता है, मुंह में डाल लेता है। तब तक चाची, उसकी ऑथर की जो चाची है, वो कमरे से बाहर निकलती है। अब जब वो चाची देखती है तो वो थोड़ा तो सिरचन उसको बोलता है, चाची को देखता है सिरचन, तो सिरचन बोलता है, चाची आप ज़रा अपनी डिबिया का गम कौवा जर्दा दो ना, तो बहुत दिन हो गए आपके खाया नहीं मैंने। तो चाची कई दिनों से थोड़ी जली भूली रहती है सिरचन से, तो गुस्सा उतारने का यही मौका था। तो चाची बोलती है कि तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ में आग लगे, ऐसा बोलती है। घर में भी पान और गम कौवा जर्दा खाते हो, ऐसा बोलती है, चटोर कहीं के। जब ऐसा बोलती है चाची तो ऑथर का तो कलेजा पूरा धड़क जाता है, बिकॉज वो उनको लगता है कि हो गया सत्यानाश, अब सिरचन कोई काम नहीं करेगा, बिकॉज इस तरीके से बोल दिया। सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए और मानो कुछ देर तक वो चुपचाप बैठा, पान मुंह में डाला और फिर अचानक से उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया। अपनी छुरी, हंसिया वगैरह सब समेट कर उसने झोले में रख लिया। टंगी हुई अधूरी चिक पर उसने एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल आया। अब ये जो ऑथर की छोटी बहन थी मानू, वो कुछ नहीं बोल पाई, वो चुपचाप देखती रह गई, अधूरी चिक को देखती रह गई और सातों तारे मंद पड़ गए। माँ उसकी बोली कि ऑथर की माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले में ख़रीद कर भेज दूँगी। तो मैं सिरचन को मनाने गया, ऑथर गए मनाने के लिए सिरचन को, तो देखा कि एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा था। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी। ऑथर को बोल रहे सिरचन, बबुआ जी। अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहरेगा, ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियां को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता, ऐसा वो बोलता है कि मेरी वाइफ होती तो मैं ऐसा करता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी है, इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ अब यह काम नहीं करूँगा। मतलब ये बोलता है, ऑथर को बोलता है कि मैं जो कारीगर का काम जो करता हूँ अब ये बंद कर दूँगा, मैं नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी हमेशा कदर होती थी, ऑथर के घर पे हमेशा इस स्टेशन की कदर होती थी। अब क्या, हर कोई क्या कहेगा। तो ऑथर भी चुपचाप वापस लौट आए और समझ गए कि कलाकार के दिल में ठेस लगी है और वो नहीं आएगा अब वापस। तो फिर बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिख लाई पड़ता, क्यों मानू, ऐसा बोलती है। तो मानू कुछ नहीं बोलती बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। तो चाची और मछली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचने में ऑथर ही लेके जाने वाले थे, तो ऑथर लेके जाते स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा। मानू बड़े जतन से अपना जो आधा सिरचन ने बनाया था वो चिक को लेकर मोड़ कर वो लेके रखी थी, वही आधा अधूरा। तो ऑथर को थोड़ा मन में गुस्सा भी आया कि जिस तरीके से चाची ने उसको गुस्सा किया वैसा मुझे भी करना चाहिए था। है ही सिंचर कमचोर और चटोर। मतलब गाड़ी आई और सामान चढ़ाकर ऑथर दरवाज़ा बंद कर रहे थे
कि तभी प्लेटफॉर्म में दौड़ते हुए सिरचन आता है। सिरचन आता है तो अभी मानू ससुराल जाती है ना, तो स्टेशन पे वो लोग जाए, दरवाज़ा बंद करने ही वाले थे कि सिरचन उधर आता है प्लेटफॉर्म में और आवाज़ देता है बबुआ जी करके। ऑथर दरवाज़ा खोलते हैं तो खिड़की से गर्दन निकाल कर वो स्वर में बोलता है कि सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतार कर, मतलब सिरचन अपने पीठ में जो सामान लिया था वो इनके हाथ में देता है और दौड़ता हुआ आता है। दरवाज़ा खोलिए, मनु दीदी कहाँ है? मनु दीदी मतलब कि ऑथर की छोटी बहन, उनसे मिलना चाहता है। तो ऑथर ने दरवाज़ा खोला तो फिर उसकी बहन ने बोला सिरचन दादा, तो खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन हिकलाते हुए बोलता है कि यह मेरी ओर से है, और फिर उसमें सारे सब चीज़ें हैं दीदी, ऐसा बोलता है कि शीतल पार्टी चीक और एक जोड़ी आसनी कुछ सब डाली है इसमें। तो जो उसकी बहन है मानू, वो मोहर छाप वाली धोती तो दे नहीं पाई तो उसको पैसे देती है, तो पैसे को बोलता है नहीं नहीं आप पैसे मत दीजिए, ऐसा बोलता है, और दोनों हाथ जोड़ लेते हैं। तो जो उसकी बहन होती है वो रोने लगती है, और फिर मैं बंडल खोल कर देखने लगा। जब ऑथर देखते हैं उस बंडल में तो ऐसी कारीगिरी और ऐसी बारीकी रंगीन सतलियों के फंदों का काम था कि पहली बार ऑथर ने देखा था। तो इस तरीके से थे। तो अब हमने इस स्टोरी में जाना कि किस तरीके से सिरचन को ठेस लगती है, क्योंकि उसी के ऑथर के घर पे उसको सम्मान मिलता था और सारे गांव में मतलब उसका नाम था कि बाबा इनके घर में हमेशा हर कोई सम्मान करता है। लेकिन किस तरीके से फिर उसको ठेस लगती है जब वो लोग अपमान करते हैं, और इस तरीके से चीज़ें होती है। उसके बावजूद सिरचन उसकी बहन को, ऑथर की जो बहन रहती है उसको जाके देता है और उसके बदले में कुछ नहीं लेता है। तो ये थी स्टोरी ठेस में। फणीश्वर नाथ रेणु ने इस स्टोरी को लिखा है। आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं आपको बता दूंगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और क्वेश्चन आंसर देखने के लिए नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो देखिएगा ज़रूर।